नमस्कार। स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और मैं आप सभी के लिए एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस मॉर्निंग में 10 to 11 के बीच में लेकर के आता हूं। अभी तक हमने कई सारे एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स को कवर किया है और इन टॉपिक्स के बारे में हमने जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सब को हमने बहुत ही अच्छे से टैकल किया है। और उन वीडियोस की प्लेलिस्ट आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के एनवायरमेंट इकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहां पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन या बायोटिक इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। उसके ऊपर है जैविक अंतःक्रिया के ऊपर। तो बिना अपना समय गंवाए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो जैविक अंतःक्रिया या बायोटिक इंटरेक्शन होता क्या है, बेसिकली पहले हमको यह समझना है। तो बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब यह है कि कोई भी दो जीव या चार जीव या 10 जीव या कितने भी तरह के जीव जो प्रकृति में रह रहे हैं, उनके बीच में आपसी संबंध किस प्रकार का है। क्या वो आपस में अपने जीवन को चलाने के लिए सेम भोजन पर आश्रित हैं? अगर सेम भोजन पर आश्रित हैं तो वो आपस में उनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा, क्योंकि उसको भी सरवाइव करना है और दूसरे वाले को भी सरवाइव करना है। अगर सेम भोजन पर आश्रित नहीं है तो उनके बीच में क्या संबंध है? क्या वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं या दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहजीविता का संबंध रखते हैं? तो इस प्रकार के संबंधों को जब हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में, तो उसी को हम बोलते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक जीव जो हैं वो आपस में उनके बीच का संबंध कैसा है। क्या वो हमेशा संघर्षशील रहते हैं? क्या वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? क्या एक का जीवन दूसरे पर आश्रित है? तो इस तरह की चीजों को हम समझते हैं और इसे ही बोलते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। सो बायोटिक इंटरेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेसिकली 7 तरह के बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म। अगर हम दो स्पीसीज को ले लें, दो जीवों को ले लें, सपोज करो यहां पर स्पीसीज 1 है और यहां पर है स्पीसीज 2, यानी जीव पहला और जीव दूसरा, ये दोनों जीव ले लिए हमने। अब म्यूचुअलिज्म का संबंध क्या कहता है कि दोनों ही जीवों को इस संबंध से फायदा होगा, मतलब दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इस यहां पर चिन्हों का मतलब आप समझ लीजिएगा। पॉजिटिव का मतलब है सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों ही जीव एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यह सहजीविता का संबंध है। इसी तरह से कमेंसनलिज्म होता है। कमेंसनलिज्म का मतलब है एक जीव को तो फायदा पहुंच रहा है और दूसरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे दूसरे को। इसी तरह से अमेंसनलिज्म है। अमेंसनलिज्म का मतलब यह है कि एक जीव को तो नुकसान पहुंच रहा है, इससे एक जीव को हानि पहुंच रही है और दूसरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों जीवों को फायदा पहुंच रहा है। कन्वेंशनलिज्म में एक को फायदा पहुंच रहा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है या उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेंशनलिज्म में एक को नुकसान पहुंच रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह से हमारा आता है आगे प्रेडिशन। इसी तरह से जैसे हमारे पास आता है प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब प्रेडिटर आपने सुना होगा, शिकारी जो शिकार करते हैं। अब इसमें क्या होगा? जो शिकार करेगा उसको तो फायदा होगा और जिसका शिकार हो जाएगा उसका नुकसान, क्योंकि वो मर जाएगा, उसकी जीवन अंत हो जाएगा। तो एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। यही काम पैरासिटिज्म में होता है, जो पैरासाइट्स करते हैं, मक्खी, मच्छर वगैरह, ये सब क्या करते हैं? इसमें एक को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जिस होस्ट के पास वो जा रहा है, जिस जीव का वो खून चूस रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। कंपटीशन का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, दोनों का नुकसान है यहां पर। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर के इसमें समझाऊंगा कि कैसे ये चीजें होती। और एक होता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए अपनी क्लास को और थोड़ा सा डिटेल में लेकर के चलते हैं। ये तो कुछ 5-6 टर्मिनोलॉजीज थी, अब समझ लेते हैं सबसे पहले म्यूचुअलिज्म को। म्यूचुअलिज्म में जैसा कि हमने आपको बताया कि म्यूचुअलिज्म का मतलब यह है कि भाई दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे कोरल है, कोरल और एल्गी का संबंध ये कैसा होता है? देखो समुद्र में हमने आपको पहले ही बताया, ओशन में कोरल्स पाए जाते हैं। कोरल बेसिकली क्या है? कोरल एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है। इसी कोरल के साथ, इसी के कोरल के टिश्यूज के अंदर एक
प्लांट या एक एल्गी पाया जाता है जिसका नाम है जूजेंथेलाई। अब ये जूजेंथेलाई और कोरल के बीच में म्यूचुअलिज्म का संबंध है, कैसे है? देखो, कोरल क्या करता है, कोरल क्योंकि एक जीव है तो जीव को क्या चाहिए, जीव को चाहिए जीने के लिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसको कौन देगा, ये एल्गी यानी ये प्लांट, तो ये प्लांट इसको ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, अब देखिए ये इसने इसको ऑक्सीजन दे दी तो इसकी सहायता हो गई। अब इसको भी अगर जीवन जीना है तो इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ये प्लांट है, इनको श्वसन के लिए क्या चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोरल क्या करता है, कोरल कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसने दे दी। अब दोनों का जीवन एक दूसरे पर आश्रित हो गया, मतलब दोनों को एक दूसरे से फायदा है, ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है और ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अभी यहीं तक इनका संबंध नहीं रुकता है, इनका संबंध और आगे बढ़ता है। जूजेंथेलाई जो होता है बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू वाला एल्गी होता है और ये बहुत कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो इसको जूजेंथेलाई को अपने आप को बचाने के लिए, समुद्र में रहने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए एक शेल्टर की आवश्यकता होती है, एक निवास स्थान की जरूरत होती है। तो कोरल क्या करता है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, निवास स्थान प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोरल जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करता है, अपनी त्वचा से बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद क्या करता है, उसका एक स्केलेटन इसके चारों तरफ बन जाता है, एक मोटी परत बन जाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो वो इस कोरल की रक्षा करती, उसी कोरल की रक्षा में इस जूजेंथेलाई की भी रक्षा हो जाती है, क्योंकि एक ही निवास स्थान है। इसके बदले में जो जूजेंथेलाई है वो क्या करता है, मतलब कोरल ने इसको शेल्टर दे दिया कुछ ऐसे, और जूजेंथेलाई क्या देगा, तो जूजेंथेलाई इसको दे देता है कलर, क्योंकि कोरल के पास अपना रंग नहीं होता है, इसमें जो रंग होता है ये जूजेंथेलाई एल्गी की वजह से होता है। इसीलिए जब जूजेंथेलाई एल्गी मरने लगता है ना, तो इकोलॉजी में एक टर्म आता है कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब है कोरल्स का रंग विहीन हो जाना, उनका रंग धीरे धीरे खत्म हो जाना। तो कोरल ब्लीचिंग जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो जूजेंथेलाई रह रहा था उसकी कंडीशन में स्ट्रेस आ गई है और जूजेंथेलाई मरने लगा है, और कोरल का कलर जो है वो डीकलरेशन कोरल का होने लगा, जिसको हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका म्यूचुअलिज्म का संबंध। म्यूचुअलिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि दोनों जीवों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ फायदा पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो संबंध होता है वो होता है कमेंसनलिज्म का। सॉरी अब देखिए कमेंसनलिज्म में क्या हो रहा है। कमेंसनलिज्म का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता। सहभोजिता का मतलब है, हमने आपको बताया था कमेंसनलिज्म में कि एक को तो फायदा पहुंच रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब कमेंसनलिज्म का एग्जांपल की बात हम जैसे करें तो ट्री एंड एपिफाइटिक प्लांट, जैसे कोई वृक्ष होता है, कोई पेड़ होता है। एपिफाइटिक प्लांट कौन से होते हैं, जैसे देखो यहां पर जैसे कोई वृक्ष है, अब बहुत बड़ा वृक्ष है, इसमें नीचे से कोई एपिफाइटिक प्लांट ऐसे चढ़ गया और अपना जीवन यहां पर इस पेड़ के सहारे ये बिता रहा है। या इसी पेड़ से मान लो कि कोई, जैसे आपने देखा होगा बरगद वगैरह के जो बड़े पेड़ होते हैं उनसे कुछ छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं, उसी की उस पे सरवाइव करने लगते हैं वो। ठीक है, तो वो होते हैं एपिफाइटिक प्लांट्स, और इनसे फायदा क्या होता है कि इससे बरगद को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, बट उस छोटे वाले पौधे का जीवन आराम से चल रहा है। तो ट्री और एपिफाइटिक प्लांट जो होते हैं ये एक दूसरे में आप कमेंसनलिज्म का संबंध रखते हैं, मतलब एक को तो फायदा पहुंच रहा है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, या कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से कि कौन हमारे ऊपर आश्रित है, कौन हमारे ऊपर जीवन जी रहा है। सेकंड चीज है ट्री फ्रॉग ऑन प्लांट्स। इसी तरह से आपने देखा होगा ट्री फ्रॉग जो होता है, जो पेड़ पर चढ़ने वाला मेंढक होता है, पेड़ से उसको शेल्टर मिल जाता है, पर इस चीज से पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया कमेंसनलिज्म का एग्जाम्पल। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो है लाइव स्टॉक एंड कैटल इरिगेट्स। कैटल इरिगेट क्या होते हैं, ये बेसिकली बगुले नहीं होते हैं, जो आपने देखा होगा कि जब कभी किसी नगर गांव के एरिया में कभी गए हो तो वहां पर जब कभी भी खेत वगैरह को जोता जाता है, कोई ट्रैक्टर चलता है या पहले बैल के द्वारा जोताई होती थी, तो जब ऐसा किया जाता है तो वहां पर पीछे पीछे उसके कुछ चिड़िया, कुछ इस तरह के बगुले वगैरह उसको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज जैसे जैसे वो मिट्टी को पलटता जाता है
वैसे वैसे उसके नीचे रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े एक्सपोज हो जाते हैं और ये उन्हीं को खाते हैं। तो यहां पर लाइव स्टॉक एंड कैटल एरिगेट्स में क्या हो जाएगा कि जो भी बैल वगैरह है, गाय वगैरह है या भैंस वगैरह है, जब ये चलते हैं झुंड में, चरने के लिए जाते हैं, तो इनके जो हूफ होते हैं, इनके जो खुर होते हैं, उनसे मिट्टी जो होती है वो बाहर निकल आती है। तो मिट्टी में छिपे हुए जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं एरिगेट्स, ये इन्हीं को खाते हैं। तो इससे इस बैल को या इस गाय को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस एरिगेट को क्या हो रहा है, उसको उसका भोजन मिल रहा है। इसका मतलब एरिगेट को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और गाय को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी कन्वेंशनलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कन्वेंशनलिज्म तो हमने समझ लिया, नेक्स्ट आता है अमेंशनलिज्म। अमेंशनलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान, अमेंशनलिज्म में क्या होगा, एक को नुकसान होगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को नुकसान का मतलब, जैसे आप ग्रास बिलो लार्ज ट्री, कभी किसी बरगद के नीचे, कभी किसी बहुत बड़े पीपल के नीचे आपने देखा होगा, ये इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके नीचे कोई छोटे पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज शेड की वजह से, छाया की वजह से, सनलाइट नहीं मिल पाती है। इस वजह से अगर पहले घास कोई रही भी है तो वो भी धीरे धीरे करके मर जाती है। तो बड़े पेड़ों के नीचे आपको घास वगैरह ज्यादा नहीं दिखेगी, यहां आप देख सकते हैं। उसका रीजन ये होता है शेड, छाया, जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में बहुत बाधा उत्पन्न करती है उन पौधों की जो इसके नीचे सरवाइव करना चाहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बरगद को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन हां, इसके नीचे वाली घास जो है उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और वो खत्म हो जा रही है, वो मर जा रही है। तो ये हो गया अमेंशनलिज्म का संबंध, की मतलब एक जीव को कोई प्रभाव नहीं पड़ना और दूसरे जीव का नुकसान हो जाना। ठीक है, तो ये भी संबंध हम पढ़ते हैं। ठीक है इसके बाद द ग्रास अंडर लार्ज एनिमल, जैसे कोई हाथी वगैरह है, कभी किसी ग्रासलैंड से निकलता है, तो वो जहां जहां से चलता जाता है उसके नीचे की घास कुचलती हुई जाती है, घास तो डेड होती जाती है या कुचल जाती है, बट उस हाथी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी अमेंशनलिज्म का एग्जाम्पल है। चलिए अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, कन्वेंशनलिज्म हो गया, अमेंशनलिज्म हो गया, अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन आपने समझा होगा, प्रिडेशन का मतलब शिकार करना, प्रिडेटर जैसे शिकारी होते हैं। तो प्रिडेशन का मतलब जीव, जंगल में आपने देखा होगा कि जैसे चीता है ये किसी गजेल का शिकार कर रहा है, शेर है किसी हिरण का शिकार कर रहा है, कोई भेड़िया है ये किसी जीव का शिकार कर रहा है। इस तरह से तमाम तरह के प्रेडेटर्स होते हैं जो किसी दूसरे जीव का शिकार करते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ये चीता है, ये गजेल का शिकार कर रहा है। तो ये प्रेडेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक जीव को तो फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। फायदा किसको होगा, जो शिकार करेगा, और नुकसान किसको होगा, जिसका शिकार होगा। तो ये होता है प्रिडेशन। लायन किलिंग अ डियर, या स्पाइडर वेब टू किल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। अब देखो इससे स्पाइडर वेब जैसे बन जाता है, आपने देखा होगा स्पाइडर वेब बन गया। अब स्पाइडर वेब में कई सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज वगैरह फंस जाते हैं। इससे क्या होता है, इन इंसेक्ट्स का तो नुकसान हो जाता है क्योंकि इनका शिकार हो गया, और स्पाइडर का फायदा हो जाता है। सो दिस इज सिंपली प्रिडेशन। इसमें क्या होता है, एक को फायदा और दूसरे को नुकसान, प्लस माइनस। ठीक है, एक को फायदा और दूसरे को नुकसान, प्लस माइनस का संबंध। इसी तरह से प्रिडेशन का ही एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म बेसिकली पैरासाइट्स के द्वारा किया जाता है, छोटे जीवों के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा किया जाता है। जैसे आप समझिए कि मलेरिया जो कॉजिंग मच्छर होता है, तो मलेरिया जो होता है ये किसकी वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल होगा, जैसे हम लोगों को मच्छर काट लेता है और मलेरिया हो जाता है, तो उसमें क्या है, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया हो रहा है। तो ये किसका, पैरासिटिज्म का एग्जांपल है कि उस मच्छर को तो फायदा हो गया, हमारा हो गया नुकसान। तो ये पैरासिटिज्म की वजह से होता है, ये पैरासिटिज्म का संबंध है। ठीक है, इसी तरह से हेलमिंथीज लिव इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट एंड कॉजेस सेवरल इंफेक्शंस, डिजीजेस सच एज जॉइंडिस, मालन्यूट्रिशन, डायरिया। प्लैटीहेलमिंथीज, ये पैरासाइट आपके पेट में, आंत में जब चला जाता है तो आपको, जैसे जिसको बोलते हैं ना जॉइंडिस हो गया, या आप कह सकते हैं उसको इन्फेक्शन हो जाता है, फूड इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, और ये डायरिया वगैरह हो जाता है। ये सब रीजन होता है बिकॉज ऑफ दिस पैरासाइट। तो पैरासाइट का मतलब है कि एक को तो फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा, ये होता है पैरासिटिज्म। ठीक है, ये होता है पैरासिटिज्म। तो इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा। अब कंपटीशन में क्या हो रहा है, कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज है कि अगर हमने पहले एग्जांपल आपको बताया था, अगर फूड एक ही है तो कंपटीशन होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जैसे किसी भी जंगल में हिरण है कई सारे,
लेकिन उसी जंगल में शेर भी रह रहा है और चीता भी रह रहा है। तो अब हिरण दोनों का शिकार है, गजेल दोनों का शिकार है, तो वो दोनों ही अपने अपने फूड को लेकर के कंपटीशन करेंगे। ऐसा कंपटीशन देखा जाता है जैसे कहीं पर वाइल्ड डॉग्स हैं, वाइल्ड डॉग्स भी रह रहे हैं और वहां हाइनास भी रह रहे हैं, तो ऐसा हाइना और वाइल्ड डॉग के बीच में भी आपको कंपटीशन दिखेगा। तो अगर फूड सेम है तो जीव आपस में उस भोजन को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। दिस इज नोन एज कंपटीशन। इसमें दोनों को नुकसान होता है, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, दोनों को ही नुकसान होता है। जैसे इसी तरह से कंपटीशन का एक और आप देख सकते हैं, कंपटीशन का एक और फॉर्मेट ये है, जैसे आप इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जाएंगे, इक्वेटोरियल ग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें बेसिकली वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है, सनलाइट भी मिल जाती है, तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत घने होते हैं, जो वहां के ट्रीज होते हैं वो सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। तो ऐसे में इतनी घनी डेंस कैनोपी होने की वजह से जंगल में अपने आप को सरवाइव करने के लिए उन प्लांट्स को चाहिए सनलाइट। अभी सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे वो, तो सनलाइट के लिए वो क्या करते हैं, जो पेड़ जितना ऊंचा बढ़ेगा उसको सनलाइट उतना ही ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे में उन पेड़ों के बीच में कंपटीशन रहता है अपने भोजन को पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए और अपने जीवन को सरवाइव कराने के लिए, तो वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ऐसे में इनकी कैनोपी जो होती है, ये इनकी जो ट्री की हाइट होती है ये बहुत ज्यादा हो जाती है, ये पेड़ बहुत लंबे हो जाते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फैलने की बजाय ये वर्टिकल डायरेक्शन में फैलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ जितना ऊंचा उतना ही ज्यादा सनलाइट गेन करेगा वो। तो सनलाइट के लिए इनमें आपस में कंपटीशन होता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई नीचे रह गया, शेड में रह गया, तो वो पेड़ सनलाइट ना मिलने की वजह से सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के पेड़ जो होते हैं इनमें भी बहुत जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलता है, इसीलिए अपने ट्रंक को ये लंबा किया करते हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। समझ गए आप सभी? इस कॉम्पिटिशन की वजह से सनलाइट या फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें आपस में कंपटीशन चला करता है, तो ये होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं, सो ये हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब है, एक और होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। देखिए न्यूट्रलिज्म में दोनों ही स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक दूसरे के सरवाइव करने से, रहने से, इन सब चीजों से। फॉर एग्जाम्पल जैसे लायन है, शेर है, डायरेक्टली शेर को फर्क इस चीज से नहीं पड़ेगा क्योंकि शेर का भोजन घास नहीं है, तो ग्रास और शेर में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट की नहीं है। हालांकि इनडायरेक्ट तो हर जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ग्रास नहीं होगी तो गजेल नहीं होंगे जिसको शेर खाता है, तो इनडायरेक्टली तो रिलेटेड है बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो घास और शेर का जो संबंध है इसमें कोई न्यूट्रल संबंध है, इसमें कोई परस्पर सहजीविता वाली भावना नहीं है डायरेक्ट रूप में, डायरेक्ट या सीधे तौर पर नहीं है। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रलिज्म। सो बेसिकली हमने 7 तरह के बायोटिक इंटरेक्शन देखे, जिसमें हमने शुरुआत करी म्यूचुअलिज्म से, फिर कन्वेंशनलिज्म, अमेंशनलिज्म, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और फिर कंपटीशन और फिर न्यूट्रलिज्म। तो इस तरह से हमने 7 तरह के बायोटिक इंटरेक्शन देखे। तो ये थी हमारी बायोटिक इंटरेक्शन में। इसमें कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 2 जीवों का एग्जाम्पल दे देंगे और फिर आपको फाइंड आउट करना होगा कि भाई इनमें कौन सा संबंध है या किस तरह का संबंध है, उनके बीच का कुछ रिलेशन दे देंगे और पूछेंगे कि किस टाइप का रिलेशन है। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, या फिर सीधे पूछ लेते हैं कि भाई कंपटीशन में क्या क्या होगा, एक जीव को फायदा दूसरे को नुकसान, या एक को फायदा एक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह से पूछ लेते हैं वो ऑप्शन बना करके। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे एक और नए टॉपिक को लेकर के, एक और ज्यादा एनवायरमेंट इकोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने लेकर के। स्टडी IQ PCS ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।